हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आपका स्वागत है, जहां हम नई पुरानी फिल्मों को बिना किसी फिल्टर के एनालाइज, सेलिब्रेट और क्वेश्चन करते हैं। और आज हम जिस फिल्म पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है आन, जो कि 1952 में बनी थी। यह फिल्म जितनी टेक्निकल इनोवेशन का एक अद्भुत नमूना है, उतनी ही अपने नैरेटिव कॉन्ट्राडिक्शंस और प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर्स के कारण कंट्रोवर्शियल भी है। यह भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म थी और उस समय तक की सबसे एक्सपेंसिव बजट वाली फिल्म भी। और बाद में यह फिल्म सन 1952 में ना कि सिर्फ भारत बल्कि ओवरसीज़ में भी सबसे ज़्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया, जो कि कई सालों तक कायम रहा। इस फिल्म के प्लॉट की बात करें तो एक मिथिकल इंडियन किंगडम में जहां परंपरा और विद्रोह आपस में टकराते हैं, आन एक ऐसी कहानी है जिसमें बहादुरी, धोखा और कॉम्प्लेक्स रोमांस देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी घूमती है जय तिलक के इर्द गिर्द, जो एक बहादुर राजपूत गांव वाला है और घुड़सवारी में अपनी महारत और तलवारबाजी के लिए मशहूर है। एक भव्य रॉयल फेस्टिवल के दौरान उसे चुनौती दी जाती है कि वह प्रिंसेस राजश्री के जंगली घोड़े पर काबू करे। राजश्री का घोड़ा उसकी अपनी राजशाही अकड़ के पीछे छुपी वल्नरेबिलिटी को दर्शाता है। भारी ऑड्स के बावजूद जब वह उस घोड़े को काबू कर लेता है तो उसकी बहादुरी की सराहना होती है, लेकिन साथ ही कुछ दुश्मन भी बन जाते हैं। यहीं से भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं का एक जटिल खेल शुरू होता है। इसी दौरान महल के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट उभरने लगती है। राजा अपनी बीमारी के कारण इलाज करवाने के लिए विदेश जा रहे हैं और वह राज चलाने का हक प्रजा को देने की बात करते हैं, लेकिन उनका छोटा चालाक भाई शमशेर ईर्ष्या से भर जाता है और सत्ता हथियाने के लिए एक खतरनाक योजना बनाता है। इसी उथल पुथल में मंगला, जो कि एक साधारण गांव की लड़की है जो जय से एक तरफा प्यार करती है, इस साजिश और ट्रेजेडी में फंस जाती है। जैसे जैसे अलायंस शिफ्ट होते हैं और लॉयल्टी टेस्ट होती है, जय की प्यार और ऑनर के लिए व्यक्तिगत लड़ाई एक बड़े विद्रोह का रूप धारण कर लेती है। इन सब के बीच आन एक ऐसी कहानी को बुनता है जो हीरोइज्म और ह्यूब्रिस की सीमाओं को छूती है और यह सवाल खड़ा करती है कि पावर की असली कीमत क्या होती है और प्यार और कर्तव्य के लिए किए गए बलिदानों का क्या मतलब है। आइए अब बात करते हैं इस फिल्म की कैरेक्टराइजेशन की। सबसे पहले जय तिलक, जिसका किरदार निभाया है दिलीप कुमार ने। इस फिल्म के डैशिंग हीरो, जिसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी एक गहरे असहज सच को छुपाती है। वह अपने आसपास के लोगों को नीचा दिखाने और फिजिकली डोमिनेट करने की प्रवृत्ति रखता है, भले ही वो लड़ाई का मैदान हो या घुड़सवारी में अपनी महारत दिखानी हो। उसका कैरेक्टर गंभीर रूप से दोषों से भरा हुआ है, जिसमें दुस्साहस और अब्यूसिव बिहेवियर का खतरनाक मिश्रण देखने को मिलता है। अगर इसे 2025 के नज़रिए से देखा जाए तो यह साफ है कि जय एक स्टॉकर है जो महिलाओं के सम्मान को लेकर ज़्यादा परवाह नहीं करता। प्रिंसेस राजश्री के घोड़े को काबू करना सिंबॉलिक बन जाता है, क्योंकि पूरी फिल्म में एक सब प्लॉट चलता है जहां वह राजश्री को अपने वश में करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, उसके महल में ज़बरदस्ती घुसने से लेकर उसको किडनैप करने तक। उसका ये पागलपन उसे कोड़ों की सज़ा से लेकर कैद तक ले जाता है, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आता। और अब बात करते हैं प्रिंसेस राजश्री, जिसका किरदार नादिरा ने निभाया है। फिल्म में उसे एक घमंडी राजकुमारी के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन असल में उसका किरदार पूरे तरीके से विकसित कैरेक्टर की बजाय जय तिलक के सामने आने वाले एक चैलेंज की तरह ही काम कर पाता है। हालांकि उसके कैरेक्टर में हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, लेकिन वो भी जबरन ही किया गया लगता है, क्योंकि वो इस दौरान जय तिलक द्वारा अगवा की गई होती है। एक स्वतंत्र और सशक्त महिला को एक पुरुष के अधीन होते देखना
आज के समय में और भी अधिक असहज लगता है। चाहे उस महिला के कैरेक्टर में जितनी मर्जी खामियां हों, पर वो खामियां उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने का कारण नहीं बन सकती। और अगला कैरेक्टर है मंगला का, जिसको निमी ने निभाया है। एक गांव की लड़की जो जय से एक तरफा प्यार करती है, लेकिन उसकी कहानी सिर्फ एब्यूज़ और नेग्लेक्ट तक ही सीमित रह जाती है। उसकी ट्रेजिक आर्क जो सेल्फ सेक्रीफाइस पर ख़त्म होती है, यह दिखाती है कि फिल्म में महिलाओं के करैक्टराइजेशन बहुत ही रिग्रेसिव है। हालांकि निम्मी को फिल्म में अच्छा स्क्रीन टाइम मिलता है जिससे वह अपनी अदाकारी दिखा सके, लेकिन उसकी किस्मत वही रहती है जैसा कि उसके किरदार के साथ ज़्यादातर फिल्मों में होता है। वह आखिरकार खलनायक की वासना का शिकार ही बनती है। और अगला कैरेक्टर है प्रिंस शमशेर का, जिसको प्रेमनाथ ने निभाया है। फिल्म का आर्किटिपल विलन जिसकी खतरनाक योजनाएं और बड़े बड़े एम्बिशन पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक दिलचस्प पहलू यह है कि उसकी हरकतों को फिल्म में इस तरह दिखाया गया है कि जय के हीरोइक व्यवहार को जस्टिफाई किया जा सके, जिससे फिल्म में मौजूद प्रॉब्लमैटिक क्लास और जेंडर हायरार्की खुलकर सामने आती है। और अगला किरदार है सप्रू का, जो कि राजा की भूमिका निभा रहे हैं। सप्रू एक विजनरी रूलर के रूप में उभरते हैं, जो पुरानी परंपराओं और नए दौर की ज़रूरतों के बीच एक पुल का काम करते हैं। विदेश जाकर इलाज कराने से पहले वह घोषणा करते हैं कि उनके राज्य का अगला उत्तराधिकारी उनका भाई नहीं बल्कि उनकी प्रजा होगी। यह दिखाता है कि वे डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और आधुनिक समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में विश्वास रखते हैं। वहीं दूसरी ओर जय की मां का किरदार निभा रही नीलम बाई राजशाही के पुराने नियमों का ही पालन कर रही है। वो कई बार अपने बेटे जय को राजा या राजकुमार का विरोध करने से रोकती है, तो बाकी महिला किरदारों की तरह ही नीलम बाई भी अपने तरीके से एक रिग्रेसिव कैरेक्टर बनकर ही सामने आती हैं। हाँ, यहाँ ये बात तो कहनी होगी कि कैरेक्टर्स की खामियों के बावजूद सभी एक्टर्स ने अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। और टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो उनकी वजह से ये फिल्म कई मायनों में एक मार्वल बन जाती है। यह फिल्म भारत में बनने वाली पहली टेक्निकलर फिल्म थी। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर फरदून ईरानी का काम शानदार है। उन्होंने राजमहल के इंटीरियर्स की भव्यता और रूरल लैंडस्केप के वाइब्रेंट कलर्स दोनों को ही शानदार अंदाज में कैद किया है। उनकी विजुअल स्टोरी टेलिंग फिल्म की भव्यता को निखार देती है और फिल्म के सेट भी किसी फैंटेसी वर्ल्ड से कम नहीं लगते। महल में बड़े बड़े पिलर्स, सुंदर फाउंटेन्स के साथ साथ रंगों से भरे हुए तहखाने भी मिलते हैं, जिनके दरवाजे मगरमच्छ या बाघ के मुंह की तरह खुलते हैं। फिल्म के म्यूज़िक की बात करें तो नौशाद का स्कोर फिल्म का एक बड़ा हाईलाइट है, जिसे 100 पीस ऑर्केस्ट्रा के साथ रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि फिल्म में कई गाने हैं, लेकिन कुछ ही गाने वाकई में लंबे समय तक याद रहते हैं, जैसे दिल में छुपा के प्यार का और मोहब्बत चूमे जिनके हाथ। यह संगीत फिल्म के लार्जर दैन लाइफ एटमॉस्फेयर को और भी इम्प्रेसिव बनाता है और इसके ग्रैंड सिनेमैटिक स्केल को भी बरकरार रखता है। फिल्म का ड्रीम सीक्वेंस सबसे बड़ा हाईलाइट है, जिसमें स्केल और कलर का एक ऐसा मेल देखने को मिलता है जिसने 1950 के दशक की भारतीय फिल्मों की सीमाओं को आगे बढ़ाया। हालांकि इस थीम के साथ राज कपूर पहले भी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, पर इसको कलर में देखना एक अलग ही अनुभव देता है। और फिल्म के ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशंस भी एक अलग कहानी कहते हैं। यहाँ सिर्फ टेक्निकलर का इस्तेमाल ही नहीं है, बल्कि ये जिंदगी के रंगों का भी एक जश्न है। हर कैरेक्टर का कलर कॉम्बिनेशन अलग और कंट्रास्टिंग है, जिससे यूनिफॉर्म कलर पैटर्न्स की बजाय हमें स्क्रीन पर बहुत ही अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, जिससे एक अनोखी सी दुनिया में पहुंच जाने का एहसास होता है। और यहीं पर यह फिल्म एक पैराडॉक्स बन जाती है। एक तरफ तो इसे एक विजुअल स्पेक्टिकल के रूप में सराहा जाना चाहिए,
क्योंकि इसने भारतीय सिनेमा की टेक्निकल एडवांसमेंट्स को एक नए लेवल तक पहुंचाया। यहाँ तक कि हॉलीवुड के लेजेंडरी डायरेक्टर सेसिल बी डिमेल भी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फिल्म के निर्देशक महबूब खान को एक तारीफ भरा पत्र भी भेजा। लेकिन अगर हम इसके ग्लोसी सरफेस के नीचे झांकें तो हमें एक ऐसा नैरेटिव मिलता है जो कि प्यार और फीमेल कैरेक्टर्स के रिग्रेसिव पोर्ट्रेयल से भरा हुआ है। तो अंत में मैं ये कहूँगा कि ये फिल्म एक सिनेमैटिक पैराडॉक्स है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपके इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये अनफिल्टर टॉक पसंद आया हो तो नई पुरानी फिल्मों के ऊपर हमारे बाकी के अनफिल्टर टॉक्स देखने के लिए रिदम्स ऑफ राइम को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी सिनेमा के ऊपर हमारे अनफिल्टर टॉक्स को देख सकें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।